बच्चों कहीं एक जगह पढ़िए और वहीं से पढ़कर अपने लाइफ में आगे बढ़िए, बिहार बोर्ड टॉपर बनिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कविता आचार्य साइंस क्लासेस पर। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं अभिषेक सर क्लास 10th के जो विद्यार्थी एनसीईआरटी राजनीतिक विज्ञान पढ़ना चाहते हैं उनके लिए वीडियो बना रहे हैं और यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले पार्ट 1 वाला जो वीडियो था उस वीडियो के माध्यम से मैं आपको केवल और केवल सत्ता के साझेदारी के बारे में बताया था और आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सत्ता की साझेदारी का अर्थ। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का क्लास लेकर बजरंगबली का नाम। जय जय बजरंगबली। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है आज के इस क्लास में। तो प्यारे बच्चों ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। समझिए ना, सत्ता की साझेदारी का अर्थ। इससे पहले वाले वीडियो में मैं आप सभी को बताया था कि सत्ता की साझेदारी होता क्या। सत्ता की साझेदारी में समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों का क्या होता है, भागीदारी होता है, विभिन्न संस्थाओं के भागीदारी होता है, समुदायों का भागीदारी होता है, सत्ता की साझेदारी कहलाता है। ये जो है सत्ता की साझेदारी का अर्थ। तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, सत्ता जो है किसी एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित होती नहीं है, विभिन्न संस्था या विभिन्न स्तरों पे उसका कार्य बटा हुआ रहता है। इन सभी कार्यों को हम लोग समझेंगे बारी बारी से। सबसे पहले समझिए, जब शासन की शक्तियों और अधिकारों को अलग अलग संस्थाओं, स्तरों और सामाजिक समूहों के बीच बांट दिया जाता है तो इसे सत्ता की साझेदारी कहते हैं। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, सत्ता की साझेदारी का अर्थ क्या है। देखिए, सत्ता की साझेदारी मतलब संस्था, स्तरों और सामाजिक समूहों के बीच कामों को क्या करता है, बांट देता है। जैसे आपको पता है ना, कोई भी नियम कानून बनना रहता है तो विधायिका क्या करते हैं, विधेयक पास करवाती है, कार्यपालिका कार्य करती है, न्यायपालिका क्या करती है, न्याय देती है, चीज़ों को देखती है, और या फिर विवाद जो उत्पन्न होता है विवादों को निपटाने का कार्य करता है। मतलब सबका काम अलग अलग बटा हुआ है ना। इन सभी को ही क्या कहते हैं, सत्ता की साझेदारी कहते हैं। ठीक है ना, सत्ता की साझेदारी कहते हैं। ठीक है, सत्ता की साझेदारी अध्याय का परिचय। तो चलिए बच्चों, हम इस अध्याय का पहले परिचय देख लेते हैं। परिचय क्या है। इस अध्याय में हम लोकतंत्र की उस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं जिससे यह समझाया गया है। अब हम किस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे, क्या समझाया गया है, देखते हैं बारी बारी से। तो पहला क्या समझाया गया है, लोकतंत्र में सारी शक्ति किसी एक अंग में नहीं होती है। लोकतंत्र में सारी शक्ति किसी एक अंग में नहीं होती है बच्चों। विधायिका का काम अलग होता है, कार्यपालिका का काम अलग होता है, प्रधानमंत्री का काम अलग है, मुख्यमंत्री का काम अलग है, राष्ट्रपति का काम अलग है, कैबिनेट मंत्रियों का काम अलग है, रेल मंत्री, शिक्षा मंत्री, इन सभी खेल मंत्रियों का काम अलग होता है। तो लोकतंत्र में मेरे प्यारे विद्यार्थियों सारी शक्ति किसी एक अंग में नहीं होती है। दूसरा चीज क्या है, सत्ता का विकेंद्रीकरण लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप समझिएगा, सत्ता का विकेंद्रीकरण लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है। सत्ता का विकेंद्रीकरण लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है। तीसरा चीज पर हम गौर करते हैं, क्या, सरकार के विभिन्न अंग मिलकर शासन को चलाता है। अब शासन को कौन चलाएगा मेरे प्यारे बच्चों, सरकार के विभिन्न अंग मिलकर। सरकार के जितने अंग, सरकार के कितने अंग, 3 अंग है। संसद के कितने अंग, 3 अंग है। इन सभी अंगों द्वारा शासन मिलकर चलाया जाता है। ठीक है, चौथा पॉइंट को देखते हैं, सत्ता का बंटवारा लोकतंत्र को मजबूत बनाता है और सत्ता का जब बंटवारा हो जाता है तो लोकतंत्र क्या हो जाती है, मजबूत हो जाती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप लोग नोट कीजिए। इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण ध्यान से समझिएगा। जब शासन की शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं एवं स्तरों में बांट दिया जाता है
तो इसे विकेंद्रीकरण कहते हैं। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों शासन की शक्ति को बांटना। आखिर शासन की शक्ति को विभिन्न स्तरों में बांटेंगे तब तो वह अपना कार्य अच्छा से कर पाएगा। तो शासन की शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं एवं स्तरों में बांट देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विकेंद्रीकरण कहते हैं। याद हो गया ना? हाँ, ऐसे ही याद होगा। अब इसे एक सर से पढ़िएगा तो ऐसे ही मजे मजे में याद हो जाएगा, चैप्टर समाप्त हो जाएगा। समझ गए ना? इसलिए तो कहते हैं कि बस पढ़िए, एक जगह पढ़िए, वहीं पढ़ के टॉपर बनिए। ठीक है बच्चों, केंद्र सरकार सत्ता का विकेंद्रीकरण, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पंचायत एवं नगर निकाय, ये 3 पार्ट्स में किया गया है। सत्ता के विकेंद्रीकरण कितने स्तर पे किया गया है? 3 स्तर पे। पहला क्या है? ध्यान से देखिएगा, केंद्र सरकार। दूसरा क्या है? राज्य सरकार। और तीसरा क्या है? पंचायत एवं नगर निकाय। मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसको जल्द से जल्द आप लोग नोट कीजिए, तब तो हम आगे बढ़ेंगे ना। इसे नोट कीजिए। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक को ध्यान से देखते हैं और पढ़ते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सरकार के 3 प्रमुख अंग। सरकार के कितने प्रमुख अंग? बोलिए जोर से, आवाज आया आपका। बहुत बढ़िया। 3 प्रमुख अंग। कितने प्रमुख अंग? 3। कौन कौन? तो पहला है आपका विधायिका, और दूसरा है कार्यपालिका, और तीसरा है न्यायपालिका। मेरे प्यारे बच्चों, कानून की रक्षा और संविधान की रक्षा कौन करता है? तो न्यायपालिका करता है। न्यायपालिका का कार्य क्या है मेरे प्यारे बच्चों? कानून की रक्षा करना, संविधान की रक्षा करना। याद रखिएगा, न्याय देना, संविधान की रक्षा करना न्यायपालिका के काम है। तो बारी बारी से देखते हैं। तो सरकार के 3 प्रमुख अंग है। तो सरकार का पहला अंग है मेरे प्यारे बच्चों विधायिका। कौन है? विधायिका। तो जो विधायक जी रहते हैं ना, विधायिका का काम क्या है? विधायिका का काम है कानून बनाती है। विधायिका क्या करती है? कानून बनाती है। और एक चीज और करती है, संसद एवं विधान मंडल। इसमें कौन कौन आते हैं? संसद आते हैं और विधान मंडल आते हैं। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों? विधायिका में कौन कौन शामिल है? संसद और विधान मंडल। ठीक है ना? संसद एवं विधान मंडल विधायिका का उदाहरण है। आपसे कोई भी पूछे कि विधायिका का उदाहरण क्या है? संसद और विधान मंडल। अब विधायिका का कार्य क्या रहता है? तो कार्य रहता है, पहला तो कानून बनाता है, दूसरा सरकार की नीतियां निर्धारित करती है। सरकार की जो नीति होती है, नीतियों की निर्धारण कौन करता है? नीतियां के को निर्धारित कौन करता है? विधायिका। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, सरकार के नीतियों का निर्धारण कौन करता है? विधायिका करता है। ठीक है ना? सरकार का दूसरा प्रमुख अंग है कार्यपालिका। सरकार का दूसरा प्रमुख अंग क्या है मेरे प्यारे बच्चों? कार्यपालिका। कार्यपालिका याद रखिएगा, कानून को लागू करती है कार्यपालिका। कानून को लागू करती है कार्यपालिका। उदाहरण में आपका राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, मुख्यमंत्री हो गया और मंत्रिमंडल हो गए। ये सब जो है ना मेरे प्यारे बच्चों कार्यपालिका के अंतर्गत आता है। यानी कि ये क्या करते हैं? कानूनों को लागू करती है। कानूनों को लागू करने का कार्य कौन करते हैं? कार्यपालिका है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल। इसका कार्य क्या है? कार्यपालिका का कार्य है बच्चों शासन चलाना, प्रशासनिक कार्य करना। जितने भी प्रशासनिक कार्य होते हैं या फिर शासन चलाते हैं, कौन चलाते हैं? कार्यपालिका। और तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण है न्यायपालिका। न्याय देने का कार्य करते हैं न्यायपालिका। न्याय देने का कार्य करते हैं मेरे प्यारे बच्चों न्यायपालिका। और संविधान की रक्षा भी करती है न्यायपालिका। कानून की रक्षा करती है, कानून की रक्षा करती है, न्याय प्रदान करती है। उदाहरण में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, ये सब न्यायपालिका के अंतर्गत आते हैं। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं मेरे प्यारे बच्चों? न्यायपालिका के अंतर्गत आते हैं। इसी के साथ मेरे प्यारे बच्चों क्लास 10th चैप्टर 1 सत्ता की साझेदारी का पार्ट 2 की समाप्ति होती है। मिलेंगे आपसे अगले पार्ट 3 में एक नए अंदाज के साथ आपके सामने। तब तक के लिए आप मेरे वीडियो को देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। जय 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 बजरंग बली।